जैसे लखनऊ की बात करें, कानपुर, झांसी और मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, इन चीजों को हमने देखा था कि वहां किन किन लोगों द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया और उनके संबंध में हमने महत्वपूर्ण तथ्यों की हमने जानकारी ली थी। और साथ में ये भी बताया कि उन विद्रोह को किस किस के द्वारा दबाया गया था और ये विद्रोह जो है असफल हुआ, उसके क्या कारण है। तो असफल असफल होने के कारणों पर हमने चर्चा कर ली थी। अब हम विद्रोह के का जो महत्व था उस पर चर्चा करेंगे। तो अपने आप में 1857 का विद्रोह, अभी तक 1857 से पहले जितने भी विद्रोह हुए थे वो सब सीमित स्तर के विद्रोह थे और उनको जो कंपनी के द्वारा एक तरीके से बलपूर्वक उन सबको दिया गया। तो 1857 का जो अन्य विद्रोह थे, 1757 से कंपनी की जो बंगाल में राजनीतिक सत्ता उन्होंने प्लासी के बाद और बक्सर के बाद वहां स्थापित की थी। तो एक तरीके से देखा जाए 1857 का जो विद्रोह था एक बृहद क्षेत्र में एक तरीके से फैल गया था। अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में काफी क्षेत्रों को उसने कवर किया और बेशक ये हमने देखा था कि ये नर्मदा नदी के बाद से या विंध्याचल पर्वत के बाद इसका इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन यहाँ तक काफी हद तक इसने क्षेत्रों को कवर किया था। तो जब ये विद्रोह जो दबा दिया गया, तो विद्रोह दबाने के बाद में ये एक तरीके से इतिहास में ये देखा जाए, ये मंथन शुरू हुआ कि विद्रोह असफल क्यों हो गया और हमारे लिए विद्रोह जो है कैसे प्रेरणा का स्रोत बना, तो वो इसके महत्व को दर्शाता है। तो सबसे पहली बात जो विद्रोह में ये निकल के आई कि जो ब्रिटिश सेना है, जो कंपनी की सेना है, वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और सेना को जो है एक तरीके से हराया नहीं जा सकता है। मतलब सेना और शक्ति के बल पर मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। और विद्रोह की असफलता का कारण हमने देखा था कि सभी वर्गों का उसमें सहयोग नहीं था। जन सामान्य का कुछ हद तक समर्थन था, सैनिकों का समर्थन था, लेकिन जो शिक्षित वर्ग था, व्यापारी वर्ग था और अधिकांश जो सैनिक थे, चाहे वो जो है बंबई के रहे हों, बंबई प्रांत के या मद्रास प्रांत के रहे हों, उनका सहयोग नहीं था। तो बिना आंदोलन जो है, कोई भी जो विद्रोह जो है वो बिना जन सहयोग के एक तरीके से उसको सफल नहीं हो सकता है। दूसरा, भारत उस समय भारत में चूंकि एक भारत में जो है राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। राष्ट्रीयता की भावना जो भारत में 1857 का जो विद्रोह हो जाता है और उसके बाद में एक केंद्रीय संगठन बनाने का जब प्रयास किया जाता है, तो धीरे धीरे करके भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। तो इसको हम 1885 के बाद देखते हैं, जब कांग्रेस की स्थापना होती है, कैसे भारत में राष्ट्रीयता की भावना का धीरे धीरे विकास होता है। तो 1857 के विद्रोह का सबसे पहला जो उसका जब सबसे महत्व यही था कि इसने इस बात को भारतीय जो लोग थे वो समझाया कि बिना राष्ट्रीयता की भावना के या एक एकता का जो एकता और बिना संगठन के अंग्रेजों को जो है हराया नहीं जा सकता, उनको भारत से या ये कहें भारत को मुक्त नहीं कराया जा सकता है। तो 1857 का जो विद्रोह था भारत के एक जो राष्ट्रीय जीवन है उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। साथ ही जनता जो थी, इसने जो भारत में एक आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रकाश का आधार तैयार किया। अगर हम देखें 1857 के विद्रोह के बाद में भारत में धीरे धीरे राजनीतिक संस्थाओं का विकास प्रारंभ होता है, जिनका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक चेतना जगाना था और ब्रिटिश जो साम्राज्य हुआ था उसके बारे में लोगों को बताना था कि ये किस तरह से भारत में शोषण कर रहा है और उनके बीच में एक विचार उत्पन्न करना था जो है 1857 के विद्रोह के माध्यम से कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ रहा है ब्रिटिश शासन का, उसको लोगों तक समझाया जाए और कैसे भारत का आर्थिक और ये सामाजिक शोषण किया जा रहा है उसके संबंध में लोगों को समझाया जाए, उनको एकत्रित किया जाए और एक संगठन बनाया जाए। दूसरा, 1857 के विद्रोह में ये हमने देखा था कि अधिकांश जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उनका यही मानना था कि ये विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह है, लेकिन क्योंकि एक तरीके से बाहरी तौर पर इन्होंने स्वीकार किया था कि सैनिक विद्रोह, लेकिन आंतरिक तौर पर उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसको एक तरीके से मंथन करने का ये मौका दिया कि भारत में ये विद्रोह हुआ, उसके क्या कारण रहे हैं। तो आर्थिक जो ये विद्रोह था उसने भारत में आंतरिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। साथ ही विद्रोह का एक कारण ये भी माना गया था कि जो भारत के लोग हैं, जो जनसाधारण है, उसका जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें भाग एकदम बिल्कुल नहीं है या नहीं के बराबर है उसमें। तो 1857 की विद्रोह के बाद में भारत में जो संवैधानिक
विकास का सूत्रपात होता है। बेसिकली यही से माना जाता है। माना तो वैसे हम देखते हैं 1773 से भारत में जब जो है पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे माना जाता है, लेकिन अगर ये 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो एक्ट आता है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है और उसी के माध्यम से भारत को राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अगर हम यही पॉइंट अगर हम देखें, एक तथ्य ये भी है कि भारत, अगर हम संविधान की बात करते हैं, भारत में संवैधानिक का ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं, तो एक तरीके से वो यहीं से भारत का संवैधानिक इतिहास जो है वो यहीं से प्रारंभ हो जाता है। दूसरा, भारत में प्रजातांत्रिक शासन का बीजारोपण हुआ। ये हमने अभी देखा कि कैसे उन्होंने भारत के लोगों को भी शासन में एक तरीके से सहभागी बनाने का उनको प्रयास किया। अब हम परिणामों पर चर्चा करते हैं। इसका परिणाम क्या रहा? जैसे हमने बताया कि भी अपने आंतरिक जो कंपनी थी उसने आंतरिक प्रशासन में सुधार का प्रयास किया। तो सबसे पहला प्रयास तो ये एक तरीके से ये देखें कि परिणाम, जो इसका परिणाम हुआ, जो मुगल साम्राज्य था वो सदा के लिए समाप्त हो गया। हम पहले से देखते आ रहे थे, राजनीतिकारों में हमने चर्चा करी थी, चाहे वो डलहौजी हो या उससे पहले के अन्य जितने भी जो भी गवर्नर जनरल थे, वो एक तरीके से जो मुगल सम्राट जो थे उन पर धीरे धीरे उन पर एक दबाव डाल रहे थे कि वो जो है, जो बादशाह हैं वो अपने अधिकारों को छोड़ो। चाहे हम गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करें तो उन्होंने जो दरबार, जो ब्रिटिश दरबार, सॉरी इसमें मुगल दरबार में जो रेजिडेंट रहता था उसने खड़े होकर नजर देने से इनकार कर दिया। मतलब जब आपने देखा होगा जनरली जब कोई राजा का दरबार लगता है तो उसमें जब राजा जो है एंट्री करता है, जब राजा आता है तो जितने भी दरबारी होते हैं सब उसको जो है उसके सामने खड़े होकर उसको एक तरीके से नमस्कार करते हैं और जैसी उनकी प्रक्रिया है वो सब करते हैं। लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट ने जो है ये इनकार कर दिया कि जब राजा या ये कहें बादशाह जो है, मुगल बादशाह जब अपने दरबार में आएंगे तो वो उनके सामने खड़ा नहीं होगा। ऐसी जो ऑकलैंड थे, ये गवर्नर जनरल 36 से 42 के बीच में रहे थे, तो उन्होंने बादशाह को कहा कि वो जो अपना मुगल जो है साम्राज्य है उस पर अपने दावे और अधिकार छोड़ें। साथ में ही उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी जो नजर देते हैं, जैसे आप लोगों ने मुगल काल में देखा होगा कि बादशाह जो सुबह सुबह नजर देते, खिल्लत देते थे, मतलब एक तरीके से इनाम देते थे और दरबार जो लगाते थे उस पर रोक लगाने की उसने बात कही। बाद में डलहौजी आया, क्योंकि डलहौजी जो है एक घोर साम्राज्यवादी था और उसने जो है अपनी राज्य हड़प की नीति के माध्यम से राज्यों को हड़पा था और वो मुगल साम्राज्य जो दिल्ली का एक उसका जो राजनीतिक केंद्र था शासन को, उसको भी वो हड़पना चाह रहा था। तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मुगल बादशाह जो है वो लाल किले से हट जाए और अपनी जो उनको बादशाह की जो उपाधि मिली है उसको भी वो त्याग दें। साथ ही जो उत्तराधिकार जो नामजद करते हैं अपने उत्तराधिकारी, क्योंकि उत्तराधिकार की एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो हड़प सिद्धांत था वो इसी के आधार को लेकर था, तो वो अपने अधिकार जो है उत्तराधिकारियों को भी नामजद करने से वो छोड़े। तो यहाँ हमने देखा कि एक तरीके से प्रारंभ से प्रक्रिया चली आ रही थी और 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें जो मुगल साम्राज्य जो है सदा के लिए समाप्त हो गया। अब यहाँ परिणाम के तौर पर एक महत्वपूर्ण है कि विद्रोह जो हुआ था वो कंपनी के शासन काल में हुआ था। तो विद्रोह जो कंपनी के शासन काल में होता है तो एक तरीके से क्योंकि कंपनी जो है ब्रिटेन की जो महारानी थी उससे अधिकार पत्र जो उसको मिला था उसके आधार पर भारत में व्यापार रही। तो भारत में जो कंपनी का शासन था जो चलाया जाता था वो दो तरीके से चलता था। एक तो जो ब्रिटेन में जो कंपनी की जो डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ जो प्रोप्राइटर उनको बोला जाता था वो थे, और जो वास्तविक जो एक तरीके से उनका जो प्रतिनिधि होता था वो गवर्नर जनरल के तौर पर होता था, वो भारत में शासन करता था। तो 1813 के एक्ट में हम लोग देखते हैं कि वहां पर कंपनी के जो शासन एक तरीके से जो उसको भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ था। भारत के साथ व्यापार करने का जो अधिकार मिला हुआ था वो सिर्फ व्यापार एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया और चाय और चीन के साथ व्यापार को रखा गया था। लेकिन 1813 के एक्ट में और भी अधिकार थे कंपनी के, वो छीन लिए गए थे। तो बस एक समय मात्र रह गया था कंपनी का शासन भारत से समाप्त होने का, और वो जो है एक तरीके से देखा जाए तो 1857 का विद्रोह ने उस मौके को दिया। तो जो ब्रिटिश जो संसद थी उसके द्वारा भारत में जो कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया
और भारत में जो शासन चलाने का अधिकार एक तरीके से वो ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको दे दिया गया। तो दूसरा परिणाम ये रहा कि भारत में जो शासन, जो कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और वो शासन जो एक तरीके से ब्रिटेन की महारानी जो थी उनको दे दिया गया। भारत में जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा गया था। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर था। दूसरा, चूंकि कंपनी का जब शासन चलता था तो दो तरीके से उसके प्रतिनिधि होते थे। एक तो वो ब्रिटेन में देखते थे और दूसरा भारत में देखते थे, जिसको मैंने अभी बताया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। तो वहां जो व्यवस्था थी ब्रिटेन की उसको समाप्त कर दिया गया। तो वहां पर ब्रिटेन में ये किया गया कि भारत के जो मामले थे, भारत का जो शासन कैसे चलाया जाना है उसकी देख रेख के लिए एक नया अधिकारी वहां नियुक्त किया गया, भारत राज्य सचिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय राज्य सचिव नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तो ये जो राज्य सचिव नाम का एक जो पद बनाया गया और उस पर जो और जिस व्यक्ति को बैठाया गया, वो जो होता था वो ब्रिटेन की जो संसद थी उसका एक मंत्री होता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत के जो शासन था उस पर जो ब्रिटेन की संसद थी उसका अधिकार हो गया। तो ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय मामलों के लिए सीधे सीधे उत्तरदायी हो गई। क्योंकि 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि डलहौजी की जो राज्य हड़प की नीति थी उसके कारण अधिकांश राज्य जो है वो उनके बीच में असंतोष था। तो ये घोषणा की गई कि जो राज्य हड़प की नीति का जो त्याग किया जाता है और आगे से किसी भी राज्य को, जो भारतीय देशी राज्य हैं, रियासत हैं, उनको अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। साथ ही जो देशी नरेश थे उनको उनका गोद लेने का जो अधिकार था, उनको दत्तक पुत्र जो गोद लेने की जो प्रथा थी भारतीय जो है भारत की जो संस्कृति के अंतर्गत, वो उनको अधिकार वापस में मिल गया। साथ में ये कहा कि जो देशी रजवाड़े थे अभी तक उनके साथ जैसी भी स्थिति थी, जो भी स्थिति जिनको हड़प लिया गया वो हड़प लिए गए, या जिनको नहीं हड़पा गया है वो अपनी यथावत स्थिति में रहेंगे। तो जो कंपनी के साथ जिस स्थिति में थे, जिस राजनीतिक संबंधों के तहत वो जो इनके संबंध स्थापित किए गए थे, जिस प्रक्रिया के तहत उनके राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे, वो अपनी यथास्थिति में बने रहेंगे। 1857 के एक विद्रोह के कारण हमने देखा था कि जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, रूढ़िवादी जो लोग थे, वो भारतीय जो धर्म, जो सामाजिक जो मामले थे उसमें हस्तक्षेप का उन लोगों ने विरोध किया था। तो जो सरकार थी उसका ये मानना था कि क्योंकि धर्म और जो समाज जो एक तरीके से इसके मामले में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है ये, तो सरकार द्वारा आगे निर्धारित किया गया कि अब आगे से भारत की जो धार्मिक मामले हैं और जो सामाजिक मामले हैं उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जैसे अगर हम जो है बेंटिक की बात करें तो सती प्रथा के लिए कैनिंग की बात करें, या डलहौजी की बात करें तो उन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए अधिनियम पारित किया था। तो ऐसे ही बहुत सारे अधिनियम उस समय पारित किए गए थे। तो अब कहा कि आगे से भारत के जो धार्मिक और जो सामाजिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। एक कारण हमने ये भी देखा था कि विद्रोह जो किया था वो सैनिकों ने किया था और बाद में उसमें जो जनसाधारण लोग जुड़े थे। तो अभी तक की स्थिति ये थी कि जो सेना, जो भारत में जो सेना थी, जो कंपनी की सेना थी, उसमें से अधिकांश भाग जो होता था वो भारतीय सैनिक होते थे, और भारतीय जो सैनिक होते थे उसमें भी अधिकांश जो भाग था वो अवध और बंगाल के सैनिक थे। तो कंपनी के द्वारा अपनी सेना का पुनर्गठन किया गया और इसके द्वारा उन्होंने पहला तो ये निश्चित किया कि जो कंपनी की जो सेना है उसमें भारतीय सैनिकों के साथ साथ जो यूरोपीय सैनिकों का पहले अनुपात जो होता था वो 5:1 था। तो मतलब 5 भाग जो है भारतीय सैनिक होते थे और 1 भाग यूरोपीय सैनिक होते थे। अगर हम उस समय की बात करें तो 2,40,000 50,000 के आसपास सेना थी। तो करीबन 2 लाख के आसपास सेना भारतीय थी और 50,000 के आसपास जो सेना था वो यूरोपीय थी। तो जो सेना का अनुपात जो था, अब उस अनुपात को सुनिश्चित कर दिया गया। तो इसके अंतर्गत जो पहले 5:1 जो था उसको घटाकर कर दिया गया, 2:1 कर दिया गया। और ये जो है एक तरीके से जो विद्रोह की भावना थी उसको दबाने के लिए किया गया। और ये जो अनुपात जो है बंबई में अलग रखा गया, जो है मद्रास में अलग रखा गया, बंगाल में अनुपात अलग रखा गया। लेकिन ये अमूमन जो अनुपात था वो 2:1, 2:1
3 के आसपास ही उसको रखा गया। दूसरी चीज इसमें यह परिवर्तन किया गया कि जो सेना थी उसमें जब जो महत्वपूर्ण जो पद होता था, जैसे अगर हम बात करें आर्टिलरी की बात करें, तोपखाने की बात करें, तो उसमें भी भारतीय सैनिकों को रखा जाता था। लेकिन चूंकि तोपखाना या आर्टिलरी हम कहें तो एक सेना का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, तो उसमें यूरोपीय सैनिकों को रखे जाने का ही सिर्फ प्रावधान किया गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर भारतीय सैनिकों को नियुक्त करने का जो जो प्रावधान था, एक तरीके से उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब भारतीय लोगों को वहां पर नियुक्त करने को एक तरीके से पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। नेक्स्ट ये था कि चूंकि विद्रोह को हमने देखा था, विद्रोह में एक तरीके से बंगाल के सैनिक और जो अवध के सैनिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ऐसी जो जो सैनिक जो थे बंगाल से आते थे या अवध से आते थे, क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया था, तो सजा के तौर पर यह कहा गया कि ये लोग जो है गैर लड़ाकू जनजातियां हैं, ये जो हैं। और ऐसे लोग जो जिन्होंने विद्रोह को दबाने में सहायता करी थी, जैसे अगर हम बात करें पंजाब के जो लोग थे सेना में, वो उन्होंने विद्रोह को दबाने में बहुत अधिक सहायता करी थी। राजपूत सैनिकों ने की थी, गोरखा जो सैनिक थे, नेपाली जो लोग थे, उन्होंने द्वारा महत्वपूर्ण एक तरीके से सहायता करी थी। तो सरकार के द्वारा ये परिभाषा गढ़ दी गई कि जो अवध के लोग और बंगाल के लोग जो हैं, ये एक तरीके से गैर लड़ाकू जनजातियां हैं, और पंजाबी गोरखा और राजपूत जो हैं, ये लड़ाकू जनजातियां हैं। तो इनकी संख्या बढ़ा दी गई। अगर अवध का और बंगाल के सैनिकों की संख्या बहुत सीमित कर दी गई, और सेना में पंजाबी और गोरखा और राजपूत लोगों को भर्ती किया गया। और उनको अगर हम देखें तो रेजिडेंट भी इनकी एक अलग अलग रेजिडेंट बना दी गई। जैसे पंजाबी रेजिडेंट आपने देखा होगा, सिख रेजिमेंट जिसको बोलते हैं, राजपूत रेजिडेंट भी भारत में भी विद्यमान है, गोरखा रेजिमेंट है। तो ये रेजिमेंट तब की बनाई है, 1857 के विद्रोह के बाद जो परिवर्तित किया गया था, ये तभी की बनाई गई है। नेक्स्ट इसमें ये परिवर्तन किया गया कि जो सेना थी, पहले सेना में एक तरीके से समांग एक तरीके से मिश्रण होता था उसमें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ अवध क्षेत्र के ही लोग उसमें रहेंगे तो उनमें विद्रोह की भावना होगी, अगर बंग होंगे तो विद्रोह की भावना होगी। तो जो रेजिमेंट का जो गठन किया गया, वो एक तरीके से जाति आधार पर किया गया। जाति आधार को हम लोग पहले समझ चुके हैं कि भारत में जातिवाद जो है अपने आप में बहुत एक सामाजिक स्तर पर बहुत एक व्यवस्था रही है, और जिसमें एक तरीके से अब जो रेजिमेंट का जो गठन किया जाता था, उसमें सभी जाति के लोगों को सम्मिलित किया जाता था, जिससे क्योंकि उनके बीच में एक आपस में कटुता की भावना थी, तो ऐसी कोई उनके बीच में कोई यूनिटी ना बन सके उन सैनिकों के बीच में। तो इसलिए तो इस तरीके से काफी सारे सेना में उनके द्वारा सुधार किए गए। नेक्स्ट कारण अगर हम देखें क्या सुधार एक तरीके से उनके द्वारा किया गया, तो अभी तक ये माना गया था कि जो 1857 का विद्रोह का जो कारण, मेन जो कारण ये मानते थे कि ये विद्रोह जो है सिर्फ मुसलमानों ने किया है, और मुसलमान जो हैं वो इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि जो भारत में जो राजनीतिक सत्ता का जो केंद्र था वो मुगल सम्राट था, और जो मुगल सम्राट जो है एक तरीके से मुस्लिम ही थे, तो वो अंग्रेज ये उनके द्वारा ये एक तरीके से परिभाषा दी गई, ये कहा गया कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अभी तक अपने आप को एक तरीके से भारत का जो है अपने आप को भारत के राजनीतिक का केंद्र बिंदु मानते हैं, और अभी भी वो अपने आप को एक शासन का महत्वपूर्ण बिंदु मानते हैं। और वो इस चीज को एक तरीके से नकार नहीं सके कि भारत में अब कंपनी का शासन स्थापित हो गया, तो और उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया। तो 1857 के बाद से 1858 के बाद से लेकर 1870 तक भारत में अंग्रेजों द्वारा ये नीति अपनाई गई कि जो मुस्लिम थे एक तरीके से उनका चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र में उनका बहिष्कार किया गया। अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो वहां भी उनका बहिष्कार किया गया। तो सरकार द्वारा उनको किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दी गई। दूसरा, उनके साथ मुसलमान के साथ घृणा करने लगी। साथ ही वो चूंकि मुसलमानों द्वारा एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी जो है मुगल सम्राट के द्वारा, तो अब उनके कंपनी के द्वारा हिंदुओं के साथ एक तरीके से पक्ष लिया गया, और हिंदुओं के साथ उनके साथ में एक मेल मिलाप और उनकी नीति अपनाई गई। लेकिन जब भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता है 1870 के बाद में,
80 के बाद जब कांग्रेस का जब गठन हो जाता है, तो लेकिन ये नीति बाद में 1870 और 80 के बाद में ये नीति परिवर्तित हो जाती है। और जो भारत में एक तरीके से जो सांप्रदायिकता की शुरुआत जब हमने पढ़ी थी, सांप्रदायिकता वाला टॉपिक पढ़ा था, तो भारत में 1870 से पहले ना तो सांप्रदायिक विचारधारा थी और ना ही सांप्रदायिक किसी दंगे का जिक्र मिलता है। लेकिन 1870 के बाद भारत में सांप्रदायिकता का प्रारंभ होता है। वो इस तरीके से होता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता है और कांग्रेस जिसका प्रतिनिधित्व करती है, उसके विरुद्ध अभी तक जो एक तरीके से मुसलमानों को राजनीति के क्षेत्र में या आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र में उनको अलग थलग रखा गया था, अब भारतीय जो कांग्रेस जो थी वो एक तरीके से राष्ट्रीयता का प्रतीक बनी थी, उसके विरुद्ध मुस्लिमों को खड़ा किया गया। तो भारत में जो एक तरीके से देखें तो 1870 से पहले जो हिंदू सांप्रदायिकता को उनके द्वारा मुस्लिम के खिलाफ खड़ा किया गया, और बाद में जो मुस्लिम सांप्रदायिकता को कांग्रेस के खिलाफ और राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ खड़ा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन जो उस समय बढ़ रहा था उसको कमजोर करना था। तो यहाँ महत्वपूर्ण एक तरीके से हमने देख लिया कि परिणाम क्या रहा 1857 के विद्रोह का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन। अभी आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज हम लोग फिर आखिर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक है वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही उठता है कि सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है, इनको सुधार आंदोलन ना कहकर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ही क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि हम देखते हैं कि भारत में जो समाज और धर्म का एक बहुत जो है प्रगाढ़ संबंध है, एक दूसरे से बहुत मजबूती तरीके से जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर हम देखें कि समाज में जो बहुत सारी जो चीजें हैं, हमारे समाज में और जो संस्कृति में जो जुड़ी हुई चीजें हैं, और या ये कहें कि जो परंपरागत चीजें हैं, जो कुरीतियां हैं, तो उनको एक तरीके से धर्म का ही सपोर्ट उनको मिला हुआ है। अगर हम जाति प्रथा की बात करें तो, या सती प्रथा की, दोनों की हम लोग बात करते हैं, तो जाति प्रथा, या ये कहें कि अगर हम वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल के अंत की बात करें, तो जो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति बताई गई है, ये बताया गया है कि जो वर्ण व्यवस्था को दे कि एक विराट पुरुष से हुआ है, तो उसको एक तरीके से धर्म का जो जामा पहनाने का प्रयास वहां किया गया है। और उसको जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति वहां बताई गई है, स्पेशली वर्ण व्यवस्था की, वो एक तरीके से वो उसको धार्मिक आधार उसको प्रदान किया गया है। अगर हम देखें, ये बताया गया है कि वो जो एक विराट जो पुरुष है, उसके मुख से ब्राह्मण, और उसकी जो 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 भुजाएं हैं उसे क्षत्रिय, उसकी जगहों से वैश्य, और उसके और जो है उसके पैरों से शूद्र का उदय हुआ। तो एक तरीके से चाण जो वर्ण जो चतुर्ण वर्ण व्यवस्था थी, उसको एक तरीके से धर्म से उसको जोड़ा गया, उस व्यवस्था को। ऐसे ही अगर सती प्रथा को हम देखें तो सती प्रथा को भी एक तरीके से धर्म को से जोड़ा गया। तो जो हमारी जो धर्म सुधारक थे, जो सुधार जो लाना चाहते थे, जो हमारी जो व्यवस्था में, सामाजिक जो धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत जो समाज में जो सुधार लाना चाहते थे, तो उनका मानना था कि जो हमारी जो समाज में बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, जो परंपरागत विचार हैं, और जिसने भारतीय जो समाज को एक तरीके से जड़ बना दिया है, उनके पीछे धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब तक हम धर्म के अंतर्गत सुधार का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक समाज में सुधार लाना संभव नहीं है। तो धर्म में सुधार लाए बिना समाज को सुधार जो संभव नहीं है। तो अतः इन जो सुधारों का जो नाम दिया गया, एक तरीके से जो आंदोलन जो सुधार आंदोलन था, उसको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा गया। और जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में ये आंदोलन रहे हमारे। ठीक है, तो अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो सुधार आंदोलन थे, उसके उदय का जो कारण क्या रहा, कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भारतीय समाज एवं संस्कृति में कि सुधार आंदोलन किए जाएं। तो एक चीज यहाँ एक तथ्य हम लोग ये भी जान लेते हैं कि 1813 से पहले तक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एक संगठन के रूप में हमको नहीं मिलते। अगर हम देखें
जितने भी अगर आपको जितने भी समाज सुधारक हैं, उनका अगर आप काल देखें और या उनके द्वारा जो संगठनों का जो निर्माण किया गया है, तो वो आपको 1800 के बाद ही मिलेगा और 1828, 1800 या स्पेशली मैं कहूँगा 1813 के बाद ही मिलेगा। तो उसका कारण ये था कि भारत में जो कंपनी का जो साम्राज्य स्थापित था, लेकिन स्थापित तो था, लेकिन उसमें जो ईसाई जो धर्म प्रचारक थे, उनसे अभी तक कोई ऐसा खतरा भारत में जो धर्म और जो संस्कृति थी उसके लिए नहीं था। दूसरा, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में जो ईसाई मिशनरी थे, उनको प्रवेश की छूट मिल गई थी। एक तरीके से वो भारत में आके अपना धर्म का प्रचार कर सकते थे। तो 1800 चार्टर एक्ट का जो 1800 चार्टर एक्ट लाया गया था, वो बहुत महत्वपूर्ण था एक तरीके से भारतीय समाज और संस्कृति के क्षेत्र में। और इस चार्टर एक्ट के बाद ही जो अधिकांश जो बुद्धिजीवी वर्ग जो थे और जो समाज और जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाना चाह रहे थे, तो उनको भी एक तरीके से सोचने से उनको भी विवश कर दिया गया। तो हम ये देखेंगे कि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि तत्कालीन जो हिंदू धर्म और जो समाज था, वो एक निष्क्रिय, एकदम शक्तिहीन अवस्था में था। तो इसका मतलब ये होगा कि भारतीय जो समाज जो था, वो परंपरागत जाति और जो है एक तरीके से रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी, उनके अंतर्गत झगड़ा हुआ था। तो भारत में अगर हम बात करें अंधविश्वास, कर्मकांड और ये बहुत सारी चीजें भारत में विद्यमान थी उस समय में। तो ऐसी स्थिति में तो कोई भी समाज जो है एक तरीके से विकास नहीं कर सकता है। दूसरा कारण, भारत में जाति प्रथा विद्यमान थी। तो जाति प्रथा जो एक तरीके से दुधारी तलवार के तौर पर थी। ये कहें कि पहला कारण तो इसने भारत में एक तरीके से छुआछूत की व्यवस्था और जो अनुचित व्यवहार, एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक जाति का दूसरी जाति के प्रति, उसको पैदा किया। जो निम्न वर्ग के, इसके कारण जो समाज के जो निम्न वर्ग थे, निम्न वर्ग के प्रति जो उच्च वर्ग का अनुचित व्यवहार और जो छुआछूत की जो समस्या थी, वो एकदम गंभीर रूप उसने धारण कर रखा था जाति प्रथा ने। दूसरा, ये जो जाति प्रथा थी, चूंकि इसने भारतीय समाज को एक तरीके से जातियों में विभक्त कर रखा था और भारत में असंख्य जातियां थी, तो भारत में जो जो एक तरीके से राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। तो जो जाति प्रथा ने भारत का एक तरीके से दो तरीके से नुकसान किया। पहला तो जो भारत में जो राष्ट्रीयता की जो भावना का विकास होना चाहिए था, उसको नहीं होने दिया। राष्ट्रीयता की भावना तब विकसित होती है जब सभी लोग एक तरीके से समान हो और उनके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। जबकि जाति प्रथा तो वो भेदभाव पर ही एक तरीके से निर्भर है। सभी लोग जो है अलग अलग जाति, वर्ग और धर्मों के तौर पर विभिन्न वर्गों और उसमें विभाजित थे। तो ऐसी स्थिति में जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो जाति जो है एक तरीके से जातीय तौर पर प्रताड़ित थे, या जिनके जो छुआछूत की समस्या, जो गंभीर जो समस्या थी, उससे वो लोग प्रताड़ित थे, तो उनके मन में उच्च वर्ग के जो लोग थे, उनके प्रति एक असंतोष, नफरत की भावना विद्यमान थी। दूसरा, समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभक्त था। तो जो ईसाई मिशनरी जो आए थे, एक्चुअली उनका मेन उद्देश्य तो यही था कि जो भारत में जो निचले तबके के लोग हैं, बेसिकली अगर आप इतिहास का अगर अध्ययन करते हैं, तो जो ईसाई मिशनरी थे, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि ऐसे लोग जो भारत में, चाहे वो जनजातीय लोग हों, अनुसूचित जाति, जनजाति जो लोग हैं, उनको जो है उनका जो धर्म है, क्योंकि उनको एक तरीके से जाति के पायदान पर निचले स्तर पर रखा गया, जाति बहिष्कृत उन लोगों को किया गया है, या छुआछूत की भावना है, तो उन लोगों को जो है सम्मान, जो सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि जो ईसाई धर्म है वो जो एक तरीके से समानता की बात करता है, वहाँ मतलब जैसे भारतीय जो समाज है उसमें जाति व्यवस्था पाई जाती है, उस तरीके का वहाँ एक तरीके से विभाजन नहीं है। तो उनके द्वारा जो ईसाई मिशनरी आए, तो भारत में जो निचले तबके के लोग थे, तो उनको जो एक तरीके से कहा गया कि आपको, अगर आप ईसाई धर्म स्वीकार करते, तो आपको सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधाएं भी उनको दी जाएंगी। तो एक तरीके से इन सब कारणों से जो समाज के जो निम्न वर्ग के लोग थे, वो सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधा के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगा था। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदू धर्म के जो बौद्धिक जो लोग थे, तो उनके द्वारा, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनके द्वारा जो हिंदू धर्म और जो समाज की रक्षा के लिए उसमें सुधार की आवश्यकता हुई। उनका ये एक तरीके से वो सोचने पे विवश हो गए, ईसाई मिशनरी अगर भारत में आते हैं और भारत को जो एक तरीके से, अगर वो धीरे धीरे हिंदू धर्म की जगह भारत में जो लोग हैं उनको ईसाई एक तरीके से बनाना शुरू करेंगे, तो भारत तो एक तरीके से जो ब्रिटेन का गुलाम है ही है, वो एक तरीके से औपनिवेशिक की प्रक्रिया है, वो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बढ़ जाएगी। और किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है,
तो ये प्रक्रिया जो है गुलाम बनाने की कई चरणों में एक तरीके से शुरू होती है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, जब कंपनी भारत में आई थी, ब्रिटिश जो कंपनी, तो सबसे पहले वो एक एक व्यापारी के तौर पर भारत में आई थी। तो उनका मेन उद्देश्य व्यापार करना था। फिर व्यापार करने के बाद जो है वो धीरे-धीरे किस में आ गए, उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता की स्थापित कर लिया। तो ये दो दो चीजें तो कर ही ली, लेकिन व्यक्ति को अगर उसको एक तरीके से सतत रूप से उसको गुलाम बनाए रखना है, तो उसको उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी आप कब्जा कर लीजिए, तो व्यक्ति जो है हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। तो जो ब्रिटेन ने एक तरीके से ये कहा कि भारत में जो नीति अपनाई थी वो बहुत एक बहुआयामी उनकी रणनीति थी। भारत की जो सामाजिक क्षेत्र है उस पर भी कब्जा कर लिया जाए, भारत की जो संस्कृति है उस पर भी ईसाई जो संस्कृति है उसको थोप दिया जाए, या ये कहें कि यूरोपीय जो संस्कृति थी उसको थोप दिया जाए। राजनीतिक तौर पर उन्होंने भारत में कब्जा कर ही लिया था और भारत का आर्थिक वो शोषण वो कर रहे थे। तो भारत को एक तरीके से जो कंपनी जो थी या ब्रिटेन जो साम्राज्यवादी या औपनिवेशिकवादी जो सोच थी वो ये था कि भारत के हर क्षेत्र पर जो यूरोपीय जो सत्ता है उसका प्रभुत्व स्थापित कर दिया जाए। दूसरा दूसरी चीज ये कि ये हमने भी आपको बता दी कि जो संस्कृति प्रभाव एवं विदेशी शक्तियों द्वारा पराजित होने की चेतना के चलते लोगों में नई जागृति पैदा हुई। भारतीय सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक दुर्बलता की वजह से भारत को औपनिवेशिक बदल दिया गया। तो यहाँ जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जो लोग थे वो इस चीज को वो समझ रहे थे कि भारत में जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक की जो ढांचे की जो कमजोरियां हैं, उसी के कारण ही जो विदेशी लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, वो धीरे धीरे भारत में जो लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो उनके द्वारा, और दूसरा ये जो 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 विदेशी शक्ति जो भारत में आई थी, जो ईसाई लोग जो आ रहे थे भारत में अपनी जो संस्कृति और अपनी एक तरीके से, तो उससे भारत की जो समाज और संस्कृति जो एक अपने आप में एक बहुत लंबी परंपरा हमारी समाज और संस्कृति की रही है, तो उसके चलते एक पराजित होने की भावना उनके अंदर एक तरीके से उत्पन्न हो गई। तो उस जो भावना जो उत्पन्न हुई उससे एक नई जो है चेतना लोगों के अंतर्गत उत्पन्न हुई, और जो बुद्धिजीवी जो भारतीय के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, उनके अंदर का जो भारत में जो जो शक्ति और जो कमजोरियां थी भारत की, जो उसको दूर करने का प्रयास वो खोजने लगे। तो ये एक तरीके से मोटा मोटा आप लोगों ने समझा कि स्पेशली रूप से जो जो समाज जो सुधार आंदोलन थे वो औपनिवेशिक जो संस्कृति थी, जो ब्रिटेन की जो संस्कृति, उसके प्रभुत्व से भारतीय जो संस्कृति से जो पराजय होने की जो चेतना, और वहीं दूसरी ओर भारतीय जो संस्कृति थी उसके कमजोर पक्षों के विरुद्ध एक सामाजिक सांस्कृतिक बौद्धिक संघर्ष था। तो मोटे मोटे 2-3 कारण इसके बीच में रहे। तो अब हम दूसरी चीज जो बुद्धिजीवी लोग थे, अगर हम देखा जाए तो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत एक तरीके से राजा मोहन राय के द्वारा की जाती है। उनको भारतीय जो है एक तरीके से राष्ट्रवाद का भी उनको पिता कहा जाता है, और उनके लिए तो बहुत अलग अलग नाम दिए जाते हैं। समाज सुधारों की प्रवर्तक उनको माना जाता है, नवजागरण का उनको अग्रदूत कहा जाता है। तो उसका कारण यही था कि वो एक बहुत विस्तृत दृष्टि रखते थे, और उनके द्वारा सुधार आंदोलन की भारत में एक तरीके से शुरुआत की गई। लेकिन यहाँ एक तरीके से जो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे और जो समाज जो सुधारक लोग थे, उनके सामने एक प्रश्न ये उठता है कि वो 2 चीजों पर विचार कर रहे थे कि पहला प्रश्न तो ये था कि उन्होंने भारतीय जो परंपरागत जो संस्कृति थी और जो समाज था, उनमें आस्था उन्होंने वो प्रकट की। उन्होंने ये कहा कि हम जो हमारी जो समाज और संस्कृति में जो रूढ़िवादी चीजें आ गई हैं, और ऐसे विचार जो भारतीय समाज और संस्कृति में आ गए जिसके कारण भारतीय समाज और संस्कृति जड़ हो गई और जो प्रगतिशील नहीं है उनको दूर किया जाए। तो उन्होंने एक तरीके से जो ब्रिटेन की जो यूरोपीय संस्कृति थी, जो औपनिवेशिक संस्कृति थी, उसको स्वीकार करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है इस संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे, जो हमारी जो परंपरागत और जो हमारी जो सनातन संस्कृति है पूर्ण प्रकट की, और जो बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। दूसरा उन लोगों का ये मानना था कि जो यूरोपीय जो औपनिवेशिक संस्कृति है, जो उनकी जो समाज है, उसमें भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं, जो अच्छे तत्व मौजूद हैं, उनको अगर ग्रहण किया जाए और उन तत्वों को अपनाकर भारतीय समाज और जो संस्कृति में जो एक तरीके से ये कहें कि जो बुराइयां विद्यमान हो गई हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो जैसे हम अगर बात करते हैं यूरोप में पुनर्जागरण आता है, तो उसके बाद कुछ चीजें जैसे तर्कवाद, मतलब किसी भी चीज को बिना सोचे एक तरीके से
बिना सोचे समझे ना अपना लेना और उसको तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही उसको स्वीकार करना, मतलब तर्क के आधार पर ही उस चीज को स्वीकार करना। दूसरा मानवता, मतलब एक तरीके से मानव को केंद्र में रखकर उसी के विकास के लिए कार्य करना, ना कि पारलौकिक चीजों पर विश्वास करना, जैसे स्वर्ग हो गया, नर्क हो गया। तो इन चीजों पर डिस्कस करने की बजाय जो मानव था उसको केंद्र में रखकर उसके विकास के लिए उसकी जो समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। ऐसे ही आधुनिक जो विज्ञान का विकास जो यूरोप में हो रहा था उसको स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा कि भारत में एक तरीके से उन्होंने जो भारतीय जो समाज संस्कृति जो थी उसमें उन्होंने आस्था व्यक्त की, और जो पश्चिम की जो संस्कृति थी उसके अंदर जो अच्छे विचार थे उन विचारों को अपनाकर भारतीय जो समाज एवं संस्कृति में सुधार का उनके द्वारा प्रयास किया गया। अब हम बात करते हैं कि भारत में एक तरीके से जो सामाजिक जो सुधार आंदोलन थे, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार जो आंदोलन थे, उसके जो प्रेरणाता रहे थे हमारे डॉक्टर जो एक तरीके से राजा राम मोहन राय रहे थे। तो आपके जो सिलेबस में राजा मोहन राय का एक तरीके से उल्लेख तो नहीं है, मतलब हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन उनके जो उन्होंने ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी है उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो राजा मोहन राय के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। पहले बेसिक तौर पर हम लोग जान लेते हैं कि ये जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत विद्वान व्यक्ति थे और बहुत एक तरीके से बहुभाषाविद थे। तो इन्होंने भारतीय समाज एवं संस्कृति में जो जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए हर धर्म का अध्ययन किया उन्होंने। एक तरीके से इन्होंने जो है अरबी फारसी भाषा संस्कृत का भी अध्ययन किया, एक तरीके से बाइबल का भी और कुरान का भी इन्होंने अध्ययन किया। तो बहुत सारे जो धर्म शास्त्र हैं उनका अध्ययन किया। तो उसके आधार पर इन्होंने एक कुछ अपने निष्कर्ष निकाले और एक तरीके से जो आंदोलन को किस आधार पर आगे बढ़ाया जाए, सुधार किया जाए, उसके लिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना था कि जो राजा राम मोहन जो सुधार आना है, लेकिन सुधार कैसे आया जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने दो चीजों को आधार बनाया। तो पहले तो तर्कवाद, मतलब भारतीय जो समाज एवं संस्कृति में अगर देखा जाए तो जो चीजें को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता और जिनमें कारण कार्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, तो उनको इन लोगों ने त्याग दिया एक तरीके से। तो तर्कवाद और अपने विवेक के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर उन चीजों को वर्तमान के आधार पर उनको एनालिसिस किया, उनको देखा और जो चीजें एक तरीके से रिलेवेंट नहीं लगी उनको त्याग दिया एक तरीके से इन लोगों ने। दूसरा, वेद और उपनिषद। तो इनका ये मानना था कि वेदों और जो उपनिषदों में जो चीज लिखी गई है वो वास्तविकता में वो बहुत हद तक वास्तविकता के करीब है, मतलब वो चीजें जो है वो बहुत हद तक सत्य हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वेद और उपनिषद में जो लिखा गया है वही वास्तविकता में सत्य है। उसको भी जो है तर्क और तर्क शक्ति के आधार पर उसको भी कसा जा सकता है और उस पर भी विचार विमर्श किया जाता है और उसके बाद ही उसको अपनाया जा सकता है। तो यहाँ ना ब्रह्म समाज के जो मोटे मोटे 4-5 उद्देश्य जो मैंने आपको बता रहा हूँ, तो पहला उद्देश्य यही था कि जो ब्रह्म समाज का मेन उद्देश्य होता था तो हिंदू धर्म में सुधार लाना था। वो राजा राम मोहन राय की अपनी कुछ मान्यताएं थी, तो उसके आधार पर हिंदू धर्म में सुधार लाना। दूसरा, सुधार लाने का मतलब हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना। तो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां उस समय विद्यमान थी उनको एक तरीके से इनके द्वारा समाप्त करने की बात कही कि उन चीजों को हटाया जाए। तो इनका शुरू से ही अन्य जो अध्ययन किए थे, चाहे वो बाइबल का अध्ययन किया हो या कुरान का अध्ययन किया हो या भारतीय जो है जो संस्कृति के जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया। तो अगर हम वास्तविकता में बात करें तो वैदिक काल के दौरान अगर हम जो हमारी धर्म संस्कृति थी उसके अंतर्गत भी हमको एकेश्वरवाद का दर्शन होता है। तो इनका जो मेन जो दर्शन जो था वो एकेश्वरवाद पर आधारित था, मतलब ईश्वर जो है एक है, बेशक उसके भिन्न भिन्न रूप हैं लेकिन वो वास्तविकता में एक ही है। तो इनके द्वारा एकेश्वरवाद की शिक्षा दी गई। दूसरा, मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया गया, क्योंकि मैंने अभी बात कही कि जो
जो यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था, तो उसका जो मेन, एक तरीके से ये कहें कि मेन बिंदु जो था उसका, जिसमें मेन फोकस किया गया, वो मानवतावाद था। मतलब मानव को केंद्र में रखकर उसी के विकास के लिए कार्य करना था, उसी के बारे में सोचना था और उसकी समृद्धि उसको ही समृद्ध एक तरीके से बनाना था। तो इनके द्वारा भी मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया गया, ना कि पारलौकिक बात की गई, जो स्वर्ग नरक इनकी कल्पना की गई उनके द्वारा, कि उन्होंने इनके द्वारा एक तरीके से ये कहा गया कि जो भी है वो एक तरीके से वो यही है, और जो कि पारलौकिक चीजें नहीं है। तो मानव को ही एक तरीके से सुखी बनाने पर इनके द्वारा जोर दिया गया। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, जो कि एकेश्वरवाद के वादी थे, तो मूर्ति पूजा का भी इनके द्वारा विरोध किया गया। सती प्रथा के बारे में हम लोग जानते हैं कि सती प्रथा को इनके द्वारा विरोध किया गया, तो और इसको अमानवीय प्रथा माना गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से सती प्रथा को इनके द्वारा समाप्त किया गया। तो इनकी जो मान्यताएं जो थी, मोटा मोटा हमने देखा, ब्रह्म समाज जो है क्या सुधार लाना चाह रहा था हिंदू धर्म में। अब हम बात करते हैं प्रार्थना समाज। तो भारत में अगर हम देखें, जो सामाजिक जो धार्मिक सुधार आंदोलन जो शुरू हुए थे, उसकी प्रेरणा भी जो भारत में एक तरीके से ईसाई मिशनरियों से ही मिली थी। अगर हम बात करें तो ईसाई मिशनरी जो एक तरीके से जो भारत में अपना धर्म का जो प्रचार कर रहे थे, जो सांस्कृतिक अपनी जो गतिविधियां जो कर रहे थे, वो एक संगठन के रूप में करते थे। वो एक संगठन बना के इन गतिविधियों को वो लोग बढ़ावा दे देते थे। तो भारत में भी एक तरीके से हम देखते हैं जो धर्म का जो सुधार का जो प्रयास किया गया, वो ईसाई मिशनरियों की तरह ही संगठन के माध्यम से शुरू किया गया। जैसे हमने बात चर्चा की, ब्रह्म समाज की बात करी, हम प्रार्थना समाज की बात कर रहे हैं, हम आर्य समाज की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रेरणा हमको जो मिली थी भारतीयों जो सुधारकों को, जो ईसाई मिशनरियों के धर्म जो प्रचार की जो प्रणाली थी, उसी से ही उन्होंने प्रेरणा को ग्रहण किया, और भारत में जो धर्म सुधार का जो कार्य किया था, वो ईसाई मिशनरियों की तरह संगठन के माध्यम से प्रारंभ उनके द्वारा किया था। तो राजा मोहन राय के बाद में बहुत सारे भारतीय जो सुधारक थे, जिसमें से एक का नाम था केशव चंद्र सेन। तो जो केशव चंद्र सेन थे, उनको आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज का पहला मिशनरी माना जाता है, क्योंकि केशव जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय द्वारा की गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद में एक तरीके से जो उनके बाद उनके जो सक्सेसर हुए थे, उनमें जो है केशव चंद्र राय सेन जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और उनके द्वारा जो ब्रह्म समाज को एक तरीके से अखिल भारतीय रूप दिया गया। तो उनकी शिक्षाओं को उनके द्वारा दूर दूर तक प्रसार किया गया, और वो एक संगठन के तौर पर, वो एक संगठन बनाकर उनके द्वारा मिशनरी के तौर पर उनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की जो मान्यताएं थी, उनके आधार पर भारतीय समाज एवं संस्कृति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। तो केशव चंद्र सेन जो थे, वो प्रथम मिशनरी थे जो ब्रह्म समाज जो था उसका जो प्रसार करने के लिए भ्रमण करते थे। तो इनके द्वारा, चूंकि ये एक मिशनरी के तौर पर थे, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इनके द्वारा भ्रमण किया गया। चाहे वो दक्षिण भारत की बात करें, हम मद्रास में भी ये गए थे, महाराष्ट्र की हम बात करें, तो ये जब महाराष्ट्र गए थे, तो इन्हीं की प्रेरणा से 1867 में बंबई में, ये बंबई हो जाएगा, मुंबई की, जब बंबई में आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर ये आत्माराम पांडुरंग थे, इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। तो ये भी एक तरह की जो प्रार्थना समाज था, ये भी एक तरीके से संगठन के माध्यम से ही समाज सुधार का प्रयास किया गया था। तो जो अमूमन जो उद्देश्य जो ब्रह्म समाज ने बनाए थे, तो उन्हीं उद्देश्यों को लेकर कैसे सुधार किया जाए, तो उसमें कुछ चीजें इन लोगों ने अपने स्तर से जोड़ी। तो अगर देखा जाए, तो जो प्रार्थना समाज था, उसके क्योंकि मानव के जो एक तरीके से मानव जो हमने यहाँ देखते हैं कि मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया गया, तो मानव के संबंध में जितने भी मतलब उसके जीवन को सुख और समृद्धि बनाने के जितने भी प्रयास हो सकते थे, वहां प्रार्थना समाज के द्वारा किए गए। तो प्रार्थना समाज पश्चिमी भारत का बहुत महत्वपूर्ण संगठन था, और इसके बारे में अधिकांश एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में बंबई में। और दूसरा, अगर हम पश्चिम भारत में बहुत सारे ऐसे जो भारतीय जो सुधारक हुए थे, वो उसके साथ जुड़े। आपने एमजी रानाडे का नाम सुना होगा, महादेव गोविंद रानाडे, वो भी इसके साथ जुड़े हुए थे। आपने पंडित रामाबाई का आप लोग नाम सुनते हैं, जो भारत की ऐसी पहली महिला थी
जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। आपने प्रोफेसर डी.के. कर्वे का नाम सुना होगा, जिनके लिए विधवाओं के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे जो प्रार्थना समाज के साथ जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले तो प्रार्थना समाज के द्वारा यही किया कि जाति प्रथा थी उसका विरोध किया गया, क्योंकि भारत में जाति प्रथा, क्योंकि ये जितने भी हमारे जो समाज सुधारक थे वो जो जाति प्रथा का एक तरीके से जो समझ रहे थे कैसे उसने भारतीय समाज को विभिन्न भागों में विभाजित करके रखा है, और दूसरा वो ये समझ रहे थे कि इसी विभाजन के कारण ही भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना है उसका विकास नहीं हो रहा है। तो इनके द्वारा समाज में जो जाति प्रथा थी उसको समाप्त करने का या उसका भी विरोध किया गया। दूसरा, पुरोहितों के आधिपत्य की आलोचना की गई, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो वैदिक धर्म था वो अगर हम वैदिक काल में पढ़ते हैं तो वहां पर जो धर्म का जो रूप हमको एकदम साधारण धर्म का रूप मिलता है। वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो जो एक साधारण व्यक्ति भी जो है अपने कर्म कांड कर सकता है, वो यज्ञ कर सकता है, अपने आप यज्ञ कर सकता है। लेकिन उत्तर वैदिक और हम जो है जो सूत्र साहित्य सूत्र काल की बात करते हैं या हम जो है बौद्ध काल की बात करते हैं, वहां पर जो जो हिंदू धर्म के जो कर्म कांड है बहुत विस्तृत हो जाते हैं और बहुत खर्चीले हो जाते हैं, और उनके लिए पुरोहितों का एक तरह से पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, वहां उस समय तक जो साहित्य थे और जो जो पुरोहित थे उनके द्वारा ये फैला दिया गया कि जो 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 जो, जो हमारे जो वेद हैं और उनमें जो श्लोक लिखे गए हैं वो देव वाक्य हैं। मतलब अगर अगर कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति एक्चुअली इनका एक तरीके से उच्चारण करेगा तो इससे अनिष्ट होने की आशंका रहेगी। तो उन्होंने एक तरीके से जो धर्म के क्षेत्र पर पुरोहितों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ये सारी कहानियां गढ़ी। तो उनका ये मानना था, जो प्रार्थना समाज वाले लोगों को, जो लोग थे धर्म सुधारक थे, उनका मानना था कि जो धार्मिक कर्म कांडों के लिए पुरोहितों की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति भी जो है वो कर्म कांड कर सकता है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट है जो पुरुषों और स्त्रियों की विवाह की आयु को बढ़ाना। उस समय आप लोगों, अगर इतिहास में आप नॉर्मली आपने देखा होगा, जो विवाह की आयु थी बहुत कम थी। 12 से जो है 9 से 12-13 साल की उम्र में लड़की होती थी, लड़का होती थी, उनका बाल विवाह कर दिया जाता था। तो इनका मेन उद्देश्य स्त्री और पुरुष की आयु को बढ़ावा देना था। विधवा पुनर्विवाह के लिए, चूंकि उस समय विधवा, क्योंकि एक तरीके से सती प्रथा थी, और जो सती प्रथा के कारण ही जो विधवाएं थी वो अपने आप सती कर लेती थी। तो इनके द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए कि ऐसी जो महिलाएं जो विधवा हो गई हैं उनको समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे उनको डॉक्टर, एक तरीके से डॉक्टर या नर्स की उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको शिक्षण कार्य के लिए अध्यापक की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको नर्स बनाकर उनके जीवन को एक तरीके से सामाजिक जो जो समाज की जो मुख्य धारा थी उसमें लाने का उनको प्रयास किया जाता था। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया। जैसे हमने देखा, जाति प्रथा को समाप्त करने का एक कारण ये भी अंतरजातीय विवाह भी, हमने जातिवाद में भी ये पढ़ा था कि कैसे उसको समाप्त किया जाता है। तो अंतरजातीय विवाह को भी उनके द्वारा बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। दूसरा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया, क्योंकि भारत में अगर हम देखें वैदिक काल के बाद में, जो वैदिक काल में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन उस समय के कुछ लोगों द्वारा अपने निहित स्वार्थों के लिए जो धर्म ग्रंथ थे उनकी गलत व्याख्या की गई, और जो महिलाएं थी उनको एक दोयामी दर्जे का नागरिक बना दिया गया, और उनके जो उपनयन जो संस्कार होते थे, 16 संस्कार होते थे उत्तर वैदिक काल में, उनका उपनयन संस्कार जो एक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता था, गुरुकुल जाने के लिए, उसको बंद कर दिया गया। तो जब वहां से जो प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद उनको शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं रहा, वो घर की चारदीवारी में कैद हो गई। तो इनके द्वारा एक तरीके से जो महिला थी उनकी गरिमा में जीवन के लिए और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी जो शिक्षा को बढ़ावा इनके द्वारा दिया गया। तो मेन अगर हम देखें, जो प्रार्थना समाज था उसके द्वारा जो विशेष रूप से जो कार्य किया गया वो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह और जो आयु को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से 3 क्षेत्रों में इनके द्वारा किया गया। जो अगर मैंने जो पहले बात करी, चाहे वो एमजी रनाडे हो या पंडित रामाबाई हो या प्रोफेसर डीके कर्वे हो, इनके द्वारा जो है विवाह के संबंध में, विधवा पुनर्विवाह के संबंध में और स्त्री शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। अगर हम बात करें 1906 में बंबई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो है वो पहले स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में इन जो है प्रार्थना समाज के द्वारा कार्य किया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज की चर्चा करेंगे। इस संबंध में अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं।